हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास के लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था मध्ययुगीन युग से आधुनिक युग तक यूरोप, जिसमें यूनानी जीवन, सांस्कृतिक विकास, यूनान का पतन, रोमन और उनकी संस्कृति जिसका था प्रारंभिक इतिहास, सांस्कृतिक विकास और रोमन साम्राज्य का विभाजन भी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे मध्यकालीन यूरोप। विशेषज्ञ इस अवधि को अंधकार का युग कहते हैं, मतलब मध्यकालीन यूरोप को हम अंधकार का युग भी कहते हैं। यह रोमन साम्राज्य के पतन और इतालवी पुनर्जागरण की शुरुआत के बीच की अवधि थी। अंधकार के युग का अर्थ है जो फ्रांसेस्को पेट्रोर्क नामक एक इतालवी विद्वान द्वारा अंधकार युग का गठन किया गया था। तो यह कुछ नकारात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करना था। मतलब क्या था कि जो पेट्रार्क थे, इतालवी विद्वान थे, वो उनके द्वारा जो समाज में नकारात्मक और बुराइयों को उन्होंने संदर्भित करके हमें दिखाया था, उसे ही अंधकार का युग कहते हैं। उसने उस समय लेखन की खराब गुणवत्ता, मतलब उस समय के जो लेखन कार्य थे उनको खराब गुणवत्ता का परिचर्चा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। बाद में अन्य विद्वानों ने यूरोप में इस अवधि के दौरान संस्कृति और प्रगति का ह्रास देखा तो अंधकार के युग की परिभाषा गढ़ी थी। मतलब उस टाइम के जो भी संस्कृति और प्रगति का हरासमेंट हो रहा था, इसलिए उन्होंने अंधकार के युग की परिभाषा गढ़ी। इस अवधि को अंधकार के रूप में संदर्भित करने के पीछे पहले और बाद के समय को समझा गया। मतलब क्या था कि अंधकार के रूप में संदर्भित करने के पीछे पहले और बाद के समय को समझा गया, जिसमें विज्ञान, राजनीति, दर्शन, कला और वास्तुकला में आर्थिक प्रगति देखी गई थी। सामंतवाद क्या है, हम देखेंगे सामंतवाद को संक्षेप में। इसके विस्तार वीडियो में हम अगले वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। सामंतवाद का उदय प्राथमिक कारणों में से एक है। सामंतवाद का उदय प्राथमिक कारणों में से एक है, जिसके कारण इस अवधि के दौरान कई चीजें खराब हो गई। धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक ठहराव के कारण कोई उन्नति नहीं हो सकी। चर्च ने यूनानियों और रोमनों को विज्ञान और संस्कृति में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। यह विश्वास का युग था, ना कि तर्क और नए विचारों का युग। मतलब क्या था कि जो सामंतवाद है यह प्राथमिक कारणों में से एक, जिसके कारण इस अवधि के दौरान कई चीजें खराब हुई। मतलब उस समय बहुत सी चीजें खराब हुई, जैसे धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक ठहराव और तमाम ऐसे रुकावट उत्पन्न हुए। तो इसलिए इसको संस्कृत के आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। विकास का युग था, ना कि तर्क और नए विचारों का युग। हालांकि आधुनिक विद्वान या तो अहंकार युग शब्द का उपयोग नहीं करते थे, इसे तटस्थ रूप से जैसे कि कला, संस्कृति और ऐतिहासिक अभिलेखों के तुलनात्मक अभाव का वर्णन करने के लिए उपयोग करते थे। आधुनिक विद्वान या तो अंधकार युग शब्द का उपयोग नहीं करते थे, इसे तटस्थ रूप से जैसे कि कला, संस्कृति और ऐतिहासिक अभिलेखों की तुलनात्मक अभाव का वर्णन करने के लिए उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ विचारकों का दावा है कि प्रगति शून्य में उत्पन्न हो सकती है। यदि 16वीं शताब्दी को खोज का युग माना जाता है तो इसकी नींव प्रारंभिक मध्य युग में रखी गई होगी। मतलब क्या था कि अगर 16वीं शताब्दी को हम नींव रखी माना जाता है तो हम इसकी खोज मध्य युग में रखी गई होगी। इसके अलावा 20वीं शताब्दी का इतिहास और अन्य विषयों का मध्य युग पर प्रकाश डालता है और स्पष्ट करता है कि उन्नति कैसे हुई थी। हम देखेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में सामंतवाद नामक एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो यूरोप में सामंतवाद नाम की एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। इससे राजा की शक्ति का विस्तार हुआ और स्थानीय सरदारों का उदय हुआ। सामंतवाद में सामाजिक संरचना, इन सरदारों का एक निश्चित क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। बाद में यह राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के स्तरों की एक श्रृंखला में बदल गई, जिससे प्रत्येक स्तर की अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों की एक प्रणाली थी, जिसे किसी अन्य स्तर से बदला नहीं जा सकता था। इस प्रणाली में राजा ने सामंतों को भूमि दी। इस प्रणाली में मतलब राजा जो थे वो सामंतवादी लोगों, विचारधारा वालों को उनको भूमि दिया गया, जो युद्ध में राजा के लिए लड़े थे। मतलब जो कह सकते हैं कि सब चाटुकार जो राजा के लिए लड़े थे, राजा के प्रति स्नेह और प्यार रखते थे, उन्हें राजाओं ने भूमि दिया था। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सख्त तरीका था जहां सही कदम उठाने पड़ते थे।
सामंतवाद के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था? सामंती अर्थव्यवस्था ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से की थी, जहां खेती मुख्य थी। सामंतवादी व्यवस्था में जिस तरह से कार्य किया जाता था उससे समाज का विकास होना मुश्किल था, जिससे समाज सुस्त हो जाता था। कैथोलिक चर्च के विकास का भी समाज पर प्रभाव पड़ा था, मतलब कैथोलिक समाज जो था उसका भी समाज पर प्रभाव पड़ा था। अलग अलग सरदारों ने देश के अलग अलग हिस्सों का शासन किया। मतलब क्या था कि बहुत सारे लोग, अलग अलग सरदारों ने देश के कई हिस्सों पे अपना शासन स्थापित किया और शासन किया, और किसानों पर कर लगाना शुरू किया, टैक्स लगाना शुरू किया। किसानों को भी ग्राम सरदारों की बात माननी पड़ती थी। मतलब जो सरदार थे और किसान थे, वो ग्रामीण किसान, उनको बात माननी पड़ती थी जो सरदार और उनके उच्च लेवल की कहते थे, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई संगठित सरकार नहीं थी। जैसे कह सकते हैं कि किसान तो करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने, उनकी तरफ से खड़ा होने के लिए कोई ऐसा सरकार या फिर कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि उनके तरफ से लड़ सके। अतः सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया था जिसके शीर्ष पर राजा होता था। राजा सामंतों को जागीर देता था, जो बाद में युद्ध में राजा के लिए लड़ते थे। वही बात आई ना कि जो पहले राजा के लिए लड़ते थे वही इनको दिया जाता था, उसी हिसाब से अब भी था। सामंतवाद के प्रभाव, सामंतवाद का भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। इससे अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ, जिससे व्यापार और मुद्रा ने अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 11वीं शताब्दी से व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था पर फिर से बढ़ने लगी और शहरों का विकास हुआ था। मतलब 11वीं शताब्दी से फिर मुद्रा, व्यापार व अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी थी। जो पतन हो रहा था, जो कम हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, वो फिर बढ़ने लगा। इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। हम देखेंगे कैथोलिक चर्च, सामंतवाद रोमन कैथोलिक चर्च की तरह ही मजबूत था। मतलब जो सामंतवाद थी वो कैथोलिक चर्च की तरह ही मजबूत था। एक बार जब यूरोप के शासकों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया तो पोप, जो चर्च के प्रभारी थे, मतलब चर्च के प्रभारियों को पोप कहा जाता था, जो पोप चर्च के प्रभारी थे, पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म के नेता बन गए। 6वीं शताब्दी तक पोप के पास अक्सर राजा की तुलना में अधिक शक्ति होती थी और वह राजा को वह करने से मजबूर कर सकता था जो उसने कहा था। वे स्थान जहाँ भिक्षु रहते थे, मठ, मतलब मोंक मठ कह सकते हैं, अध्ययन के महान स्थान थे। मतलब जहाँ स्थान जो मठ रहते थे उन्हें अध्ययन के महान स्थान कह सकते थे। भिक्षुओं ने लोगों के नैतिक जीवन को सुधारने और गरीबों की मदद के लिए काम किया। मतलब जो वहाँ के भिक्षुओं ने लोगों की नैतिक जीवन और उनको पढ़ाने लिखाने में सुधार, काफ़ी गरीबों की मदद की और सुधार किया। लेकिन जल्द ही चर्चे में बुरी चीज़ें होने लगी। मतलब जैसे होता है ना, चर्च में हम अपनी अच्छाइयों को प्रकट करते हैं अपनी, लेकिन वहाँ क्या होता है, एक दूसरे की मतभेद शुरू हो गए। चर्च की करतूतें क्या थी? यूरोप में चर्च का अतीत लंबा और जटिल है। यूरोप में चर्च अतीत लंबा और व्यतीत है, जटिल है। चर्च ने यूरोप की संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब जो था, चर्च ने यूरोप की संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसने कुछ बुरे काम भी किए, जैसे धर्म युद्ध 1095 और 1291, मतलब 1095 और 1291 के बीच 3 धर्म युद्ध ईसाई और इस्लामी शक्ति के बीच लड़े गए। यह इस्लाम के विकास की रणनीति और यूरोप में बदली हुई राजनीति और आर्थिक स्थिति का कारण हुआ। यूरोप में चर्च और अभिजात वर्ग यूरोप में रहने योग्य एक बेहतर जगह बनाने के लिए शांति चाहते थे, इसलिए घरेलू संघर्षों को जानबूझकर देश के बाहर लाया गया। बेजेंटिन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट और पोप अम्बन सेकंड के सुझाव पर ईसाई सेना सीरिया और यरूशलेम चली गई, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है। मतलब क्या था, बेजेंटिन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट और पोप अर्बन सेकंड के सुझाव पर जो वहाँ की ईसाई सेना सीरिया और यरूशलेम चली गई थी, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल था। धर्म युद्ध के दौरान हुई हिंसा, लोग मारे गए और यहूदियों और मुसलमानों को सताया गया। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं धर्माधिकरण कैथोलिक चर्च में संगठनों का एक समूह था जिसे इंसान निंदा और अन्य प्रकार की असहमति को रोकने की कोशिश की। यह समूह संदिग्धों को
प्रताड़ित करने और उनसे बातें उगलवाने के लिए अन्य क्रूर तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो धर्म कैथोलिक थे, चर्च के संगठनों का एक समूह था, वो क्या करता था, लोगों से कई प्रताड़ित करके उन्हें अलग अलग तरीकों से उनसे कबलवाया जाता था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। डायनों का शिकार उन लोगों के लिए सजा का एक तरीका था। मतलब डायनों का शिकार जो था, मतलब वहाँ के लोगों के लिए एक सजा था, तरीका था, जिन्हें डायन माना जाता था। ऐसी घटनाएं 15वीं और 18वीं सदी के बीच में हुई थी। मतलब जो डायन थी, डायन मतलब कह सकते हैं कि एक डरावना तो होता ही है, लेकिन उनको डरा सहमा कर, उनके धमका कर उनसे पूछा जाता था, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी के लिए बीच यूरोप में हुई थी। चर्च ने इन मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसके कारण हजारों लोगों को, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थी, यातनाएं दी गई, जेल में डाला गया और मार डाला गया। अनुग्रह की बिक्री कैथोलिक चर्च में लोग अनुग्रह खरीद कर अपने पापों के लिए क्षमा खरीद सकते थे। मार्टिन लूथर जैसे सुधारक इसके खिलाफ थे। मतलब क्या था कि कैथोलिक चर्च में लोग अनुग्रह खरीद कर अपने पापों के लिए क्षमा खरीद सकते थे। जो मार्टिन लूथर जैसे सुधारक इसके खिलाफ थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट द्वारा धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने में मदद की। यौन शोषण कांड हाल के वर्षों में कई घटनाओं के पादरियों और चर्च के अन्य सदस्यों पर बच्चों को यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। मतलब क्या है कि जो पादरी थे, जो कैथोलिक चर्च के वो थे, मेन हेड थे, वो क्या करते थे, बच्चियों के साथ यौन शोषण करते थे। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।